किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। किसान साथियों, ये हमारा दूसरा वाला फार्म हाउस है। ये हमारा सबसे बड़ा फार्म हाउस है और यहाँ पर भी हमने इस बार पूसा बासमती 17-18 धान की ट्रांसप्लांटिंग की हुई है। और आप देख पा रहे हैं जो धान की हरियाली है कितनी शानदार है, क्योंकि हमने इसके पहले पैडी स्पेशल को इसमें पानी के साथ चलाया हुआ था। और उसके करीब अब 25 से 26 दिन बाद हम इसमें स्प्रे करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो धान है हमारी ग्रोथ अवस्था में है, वेजिटेटिव अवस्था में है। और हम स्प्रे किसान साथियों ग्रोथ अवस्था में भी कर सकते हैं, यानी वेजिटेटिव अवस्था में जब होती है तब हम इसमें एक स्प्रे कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं जब इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज में कर सकते हैं, जब यानी कि बालियाँ निकल रही हो या थोड़ी बहुत निकल आई हो। और जब तक गोब अवस्था होती है, यानी कि गोब अवस्था से कुछ दिन पहले की अवस्था होती है, उसे हम वेजिटेटिव अवस्था बोलते हैं। तो इस स्थिति में हम स्प्रे कर सकते हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसमें जो रोग आने की संभावना इसी स्थितियों में ज़्यादा रहती है फसलों में, तो रोग आने की संभावना कम रहती है। तो किसान साथियों हमने इसमें 2 पार्ट बनाए हुए हैं, 2 भाग। एक भाग में हम दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और एक भाग में हम दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसान साथियों हम आपको ये बता दें कि जैविक खेती किसी एक प्रोडक्ट के साथ में बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, ना ही संभव है। जैविक खेती में आप कई तरह के अच्छे प्रोडक्ट, जो भी विश्व स्तरीय प्रोडक्ट होते हैं, उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और बिना कई प्रोडक्टों को एक साथ समावेश करके आप अच्छा उत्पादन जैविक खेती में बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कई तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा शुरुआती दौर में। 2-3 सालों में कई तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको करना होता है, जिससे आपका उत्पादन घटे ना, अच्छा प्राप्त हो और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और उसकी कीमत अच्छी प्राप्त हो। तो इसके लिए किसान साथियों हमने क्या किया, हमने इसमें 2 पार्ट बनाए। एक पार्ट में हम डीकेसी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम आपको बता दें, इसमें हमने 200 लीटर में पहले गाढ़ा गौमूत्र डाला, उसको फर्मेंटेड होने दिया 48 घंटे के लिए। जो कि आप यदि 100 लीटर पानी में गाढ़ा गौमूत्र डालते हैं तो उसको 24 घंटे फर्मेंटेड होने के बाद, इसके बाद आप जिसका स्प्रे करना चाहें उसकी 1/3 मात्रा उसमें डाल दें, या 50% मात्रा उसमें डालकर आप स्प्रे आसानी से कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। यदि आप 200 लीटर डैम में फर्मेंटेड करेंगे तो आपको इसका समय 48 घंटे हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो 72 घंटे से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। इस 72 घंटे के अंतराल में गाढ़ा गौमूत्र का, फर्मेंटेड गाढ़ा गौमूत्र आपको प्रयोग कर लेना है, नहीं तो उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, जितना अच्छा परिणाम आप चाहते हैं। तो किसान साथियों इस डैम में जब 48 घंटे में गाढ़ा गौमूत्र फर्मेंटेड हो गया, फिर हमने इसमें एक आधा लीटर का यूप्रो का मिलाया और हमने इसमें 10 लीटर कवच मिलाया NWDC, और इसमें हमने 10 लीटर DKC NPK डाला और 10 लीटर हमने इसमें बैम भी डाला। तो किसान साथियों इन सभी के मिक्सचर को और इसके और क्या नाम है, एक लास्ट प्रोडक्ट DKC ट्राइको हमने इसलिए डाला किसान साथियों, ये फंगस को मारने के लिए प्रभावी रहता है। इससे हमारे फसलों में जो रोग आ रहा है ना, उसकी समाप्ति हो जाए, या जो रोग आने वाला हो तो वो हमारे फसलों में ना आए। इससे प्रिवेंशन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे खेतों में आगे रोग ना आए। क्योंकि कई बार हम लगातार स्प्रे करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे खेतों में कीट आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है किसान साथियों, क्योंकि जब पड़ोसी के खेत में कोई भी कीट आता है, शीत ब्लाइट और पाल दस्मट, कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, अंतिम समय में ही लगती हैं, जिसे हम हल्दी रोग भी कहते हैं। ये रोग, धब्बा रोग वगैरह कई तरह के रोग आ जाते हैं किसान साथियों। और ये जब एक खेत में आ जाते हैं तो दूसरे खेत में फैलना इनका स्वाभाविक है। इसलिए हमें प्रिवेंशन के तौर पर बगल वाले खेत में आने से 1 हफ्ते पहले अपने खेतों में इसका प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे हमारी फसल पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसका उत्पादन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। तो किसान साथियों आप देख पा रहे हैं, ये हमारे किसान साथी हैं यूप्रो के साथ में DKC के जितने प्रोडक्ट हैं उनके मिक्सचर का स्प्रे कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें हरियाली आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी है, क्योंकि हमने इसके पहले इसमें पैडी स्पेशल का भी प्रयोग किया था। और जब हमने किसान साथियों इसकी ट्रांसप्लांटिंग की थी, यानी कि हमने भूमि उपचार, तो हमने अपने द्वारा बनाए गए मॉडिफाइड वर्जन के जीवामृत का प्रयोग किया था, जो हम 1 टाइम यूज करते हैं संपूर्ण फसल चक्र के दौरान। केवल भूमि के उपचार के समय हम 25 लीटर प्रति एकड़ प्रयोग करते हैं केवल किसान साथियों, और उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि हमें यूरिया डालने की आवश्यकता बताई गई है। यूरिया हम उसमें डाल सकते हैं जब हम DKC प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करते हो, तो हम उसमें यूरिया डाल सकते हैं, क्योंकि यूरिया चलायमान होती है और जितनी पौधे की आवश्यकता होती है उतना पौधा ग्रहण करता है। इसके बाद पानी के साथ कुछ नीचे लीच हो जाती है और कुछ वायुमंडल में वाष्पीय क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में चली जाती है। तो हमारे खेत में फिक्स नहीं होती है, बाकी खादें हमारे खेत में फिक्स हो जाती हैं, जिससे हमारे खेत में कठोरता आ जाती है और हमारी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, उत्पादन हमें कम प्राप्त होने लगता है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे किसान साथी क्या करते हैं, यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, सल्फर और पता नहीं क्या क्या खाद डालते रहते हैं। इनकी कुछ ही मात्रा, यानी कि 40% मात्रा ही हमें प्राप्त हो पाती है और 60% हमारी खेतों में फिक्स हो जाती है यूरिया को छोड़कर। यूरिया हमारे खेत में कभी फिक्स नहीं होती है। पौधा को जितना लेना हुआ पौधा ले दे, ओवरडोज दे देंगे तो पौधा हमारा गिर जाएगा, उसकी जड़ें गल जाएंगी।
इसलिए हमें यूरिया को ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी हमारे खेतों में फिक्स रहती है, इसलिए हमें किसान साथियों चाहिए हम किसी भी प्रकार की खेती करें, यदि हम रासायनिक खेती भी करते हैं तो रासायनिक खादों के साथ में कुछ मात्रा हमें जैविक प्रोडक्ट की भी डालनी चाहिए, जो भी ग्रेन्यूल्स रूप में आते हैं। इससे जो हम बैक्टीरिया खाद बोलते हैं, बैक्टीरिया खाद यदि हम पानी से चला दें, किसी प्रकार का कोई कल्चर आपके पास हो, यदि कोई भी कल्चर नहीं हो तो NPK का कल्चर आता है, उसको आप चला दें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या आप कोई भी जैविक ग्रेन्यूल्स रूप में कोई भी खाद आती हो, जैविक खाद को जरूर डालें। तो इससे आपकी जो खाद है उसका अवशोषण भूमि और पौधों में अच्छे से होगा, पौधे भी उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कठोर बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ने का काम करते हैं। और जब बॉन्डिंग टूटेगी तो जो पौधे की जड़ें होंगी वो दूर तक जाएंगी और दूर से भोजन को ग्रहण करके पत्तियों की ऊपरी सतह तक पहुंचाएंगी, यानी कि जो झंडा लीफ होती है, फ्लैग लीफ होती है पत्तियों में। प्रत्येक चाहे जिस फसल का उसमें एक फ्लैग लीफ होती है किसान साथियों। वो फ्लैग लीफ यदि हमारी शानदार है और अच्छी तरह खड़ी हुई है तो फ्लैग लीफ एक पहचान मिलती है हमें कि हमारी फ्लैग लीफ किसी प्रकार से डैमेज नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। तो समझ लीजिए आपकी फसल बहुत ही शानदार। अगर फ्लैग लीफ में कोई रोग है या फ्लैग लीफ आपकी मुड़ी हुई है, सुकड़ी हुई है, तो आप समझ लीजिए आपका पौधा डैमेज है, किसी न किसी प्रकार की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। किसान साथियों, ये समय वेजिटेटिव ग्रोथ है, चल रही है इस समय धान की। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों बाद, तब भी हमें बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय पौधा बहुत, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है इस समय पौधा हमारी बहुत तेज़ी से पानी को अवशोषित करता है, क्योंकि इस समय गोब अवस्था में, जब गोब अवस्था में आता है, जिसे हम गोब अवस्था भी कहते हैं किसान साथियों, तो पानी जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन से बहुत तेज़ी से खींचते हैं पौधे और अपनी पौधे पूरी ताकत लगा देते हैं। तो इसमें भी पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। यदि हमने इसमें किसी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने में कमी कर दिए तो पौधा खड़ा तो रहेगा, लेकिन जो उत्पादन देगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, बालियाँ पतली रह जाएंगी, बालियाँ पूरी तरह भरेंगी नहीं किसान साथियों। तो इस प्रकार हमें इसमें संपूर्ण पोषण देने की आवश्यकता है। जब गोब अवस्था में आ जाती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब हमारा पौधा आ जाता है, तब हमें उसमें ज़्यादा देख रेख की जरूरत होती है। समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें कि कोई रोग तो नहीं आ रहा है, पौधा हमारा सही से बढ़ रहा है। और इसमें नमी होना जरूरी है, पानी नहीं भरा रहना चाहिए किसान साथियों, पानी भरा रहना जरूरी नहीं है। यदि आपके है खेतों में कोई दिक्कत नहीं, अगर निकास हो तो भरा रहने दो पानी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस समय नमी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय पौधे को पानी अधिक मात्रा में चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी उसमें भर दें तो उसका गला खराब हो जाए। पानी की जड़ें डूबे नहीं, खुली रहनी चाहिए और नमी पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। किसान साथियों, यही सब अवस्थाएं हमें एक अच्छे किसान की ओर ले जाती हैं, अच्छे उत्पादन की ओर ले जाती हैं। इसके लिए हमें अच्छी देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी खाद की ज़रूरत पड़ती है और समय की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पंक्चुअलिटी, समय अवधि। हमें समय का विशेष ध्यान रखना है, कौन सा स्प्रे किस समय करना है। जिन किसान साथियों के पास किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो रासायनिक खेती करते हैं, वो 19-19-19 NPK इसका स्प्रे एक ग्रोथ अवस्था के दौरान कर दें, यानी कि वेजिटेटिव अवस्था के दौरान, और दूसरा स्प्रे गोब अवस्था के दौरान, यानी कि रिप्रोडक्टिव अवस्था के दौरान। अब करते हैं शानदार। तो इनको पूरी जो भी पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि नैनो पार्ट में हमें करना है जो भी EDTA आएगा। आप यदि NPK EDTA 19-19-19 का स्प्रे करते हैं तो बहुत ही शानदार आपके रिजल्ट रहेंगे। और ज़्यादातर कृषि वैज्ञानिक भी 19-19 NPK 19-19-19 का ही रिकमेंड करते हैं पूसा बासमती धान की किस्मों में, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह सुरक्षित होती हैं। जितनी पौधे की जरूरत होती है उतना ही इसको खुराक प्राप्त होती है, इसकी अधिकता नहीं हो पाती है जिससे पौधे का किसी प्रकार का नुकसान हो। और दूसरी बात किसान साथियों, हम इसमें जब पूसा बासमती यानी कि मान लीजिए किसान साथियों कि बासमती की किस्में जितनी भी हैं, यदि हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो कई किसान साथियों के साथ में क्या होता है, यूरिया अंत में प्रोटीन का निर्माण करती है। कई अवस्थाओं में गुजर होकर सीधा यूरिया पौधे को नहीं प्राप्त होती। जब भी यूरिया डालते हैं नाइट्रेट में परिवर्तित होकर ऑक्साइड में परिवर्तित होकर कई तरह के परिवर्तन के बाद वह प्रोटीन का निर्माण करती है। पौधे को जब प्रोटीन की अधिकता हो जाएगी, ज़्यादा प्रोटीन की भी जरूरत नहीं होती, तो पौधा पचा नहीं पाएगा और ये पौधे के बीच में स्टोर रहेगा, जिससे पौधे में बीमारियाँ आएगी और पौधा की जो तना है वो कमज़ोर हो जाएगा नीचे से। आप देखें, जिस धान का पौधा कमज़ोर होगा उसका तना बिल्कुल नीचे जड़ के पास देखेंगे, जड़ से थोड़ा ऊपर 1-2 इंच तो ब्लैक कलर हो जाएगी, वहाँ गलन पैदा होने लगता है, गलन की समस्या आने लगती है, जिससे जब हवा चलती है तो पौधा झेल नहीं पाता और हमारी धान तुरंत गिर जाती है। तो किसान साथियों, हमें यूरिया बहुत ही संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और जितनी भी बासमती किस्में हैं इसमें हमें यूरिया बहुत ही सावधानीपूर्वक डालने की आवश्यकता होती है। यूरिया हमें
1 से 2 बार के अलावा नहीं डालनी चाहिए। इस स्टेज में हमें बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। कई किसान साथी हैं जब बालियाँ निकलना आरंभ होती है, बालियाँ नहीं निकलती हैं, तो जल्दी निकालने के चक्कर में यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, इससे उनकी धान जल्दी। तो ये तो हम किसान साथियों ही हो गया कि ऑक्सीटोसिन का जब इंजेक्शन लगाते हैं ना, कई किसान साथी जहर के इंजेक्शन बेचते हैं, जो किसानों के दुश्मन हैं, लोगों के दुश्मन होते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं और ज़बरदस्ती पैदावार लेते हैं। 24 घंटे को 24 मिनट में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के सब्जियों में 1-1, 2-2 दिन में बड़ा करके उनको मार्केट में लाते हैं, इससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। ये वो स्थिति होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है किसान साथियों, हमें नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से फसल को बढ़ने देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि प्रकृति हमें वो सब देती है जो हमें ज़रूरत है और जो पौधे को ज़रूरत है। हम जल्दी देखा देखी के चक्कर में यूरिया DAP का अंधाधुंध प्रयोग करते जाते हैं। बगल वाला क्या कर रहा है, हमें भी वही करना है। किसान साथियों, बगल वाला क्या कर रहा है उसकी देखा देखी मत चलिए, आपकी फसल खुद आपको बताएगी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप देखा देखी बिल्कुल मत करिए किसान साथियों, और समय समय पे आप फसलों का निरीक्षण करते रहिए और देखिए किसी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता तो नहीं है, उसकी पूर्ति करते रहिए। फसल खुद बताती है हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है या फास्फोरस की ज़रूरत है या पोटास की ज़रूरत है। पोटास का क्या रोल रहता है किसान साथियों, पौधे को मजबूती से खड़ा रखता है और जो हमारे दाने हैं अच्छे बनते हैं। और फास्फोरस पौधे में जो पत्तियां हैं उनको सुरक्षित रखता है। और नाइट्रोजन का काम क्या है, ग्रोथ अवस्था यानी पत्तियों को चौड़ा करने का काम करता है और टीजिंग में काम करता है। तो शुरुआती अवस्था में हमें ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। जब 1 से 1.5 महीने की फसल हो जाती है तो हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल कम रहती है, बहुत कम। इस प्रकार किसान साथियों, आप धान की फसल में बहुत ही सावधानी रखें, बराबर चलो करो सीधे, ठीक है, बस दूरी का केवल ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव अवस्था में यानी जब गोब अवस्था में आती है तब इसमें रोग लगना आरंभ हो जाता है। बहुत सारे रोग लगना आरंभ हो जाते हैं, बालियाँ हमारी लाल लाल होने लगती हैं। तो हमने इसमें किसान साथियों स्प्रे करा रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो स्प्रे है किसान साथियों ये करा रहे हैं, इसके बावजूद इसमें हमें 4 से 5% बालियाँ खराब हो जाएंगी। इसके बावजूद भी किसान साथियों, क्योंकि हमने खेतों में 7-8 साल पहले 50 सालों से दना केमिकल यूरिया DAP डालते चले आ रहे हैं, अनाप शनाप कीटनाशक। मैंने भी बहुत कीटनाशक प्रयोग किया था किसान साथियों, आज से 10-15 साल पहले। अब 8-10 सालों से हमने धीमे धीमे हम जैविक में आए और हम सभी फार्म हाउस को जैविक में बदलते हुए, ये फार्म हाउस है ये भी लगभग 80% पूरी तरह जैविक हो चुका है। और आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं कहीं जो धान के पौधे हैं थोड़ा बड़े हैं, क्योंकि जहाँ लगातार पानी का भराव रहता है वहाँ थोड़े पौधे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें हमने जब फर्स्ट यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो इसमें पैडी स्पेशल चलाया था, ये उसकी वजह से है कि पौधे हमारे बहुत कम बढ़े, क्योंकि उसकी एक खासियत है कि पौधा गिरेगा नहीं और बढ़ेगा नहीं। पौधा बढ़ने से मतलब नहीं किसान साथियों, हमें उत्पादन से मतलब है, हमारा पौधा ग्रोथ कैसी कर रहा है। बढ़ने से मतलब नहीं लंबाई 10 फुट हो जाए और इसके बाद जब बालियाँ आएँ तो तुरंत नीचे फुट से हो जाए, तो कोई मतलब नहीं, हमारा उत्पादन नीचे गिर जाएगा। किसान साथियों, हमारा जितना दाना, हमारा फोकस रहेगा जितना दाना है वो हमारा किफ़ायती हो, चमकदार हो, मोटा हो दाना, बड़ा हो और वजनदार हो। तो हम जो रोगग्रस्त है उसको छोड़ भी दें, 5-6% यदि रोग के कारण नष्ट हो जाती है तो हम उसकी पूर्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, इनको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। खेती कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खेती में हमें थोड़ा श्रम करना पड़ता है शुरुआत में। यदि आप एक बार खेती को अच्छी तरह समझ गए तो फिर खेती के अलावा कुछ भी काम नहीं करेंगे आप। खेती अब घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि खेती ताकत का विषय नहीं है, दिमाग का विषय है किसान साथियों। यदि आप दिमाग से खेती करेंगे तो आप अच्छी फसल प्राप्त कर पाएंगे। अब ये किसान साथियों वीडियो काफ़ी लंबा है हमारा, क्योंकि हमारा स्प्रे इसमें 2.5 दिन लगते हैं स्प्रे होने में। अब ये जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट का नाइट्रोकिंग और ब्लूम इसका स्प्रे कराया हुआ है साथ में, क्योंकि ब्लूम में बोरोन भी होता है और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें हैं। क्योंकि ये वेजिटेटिव की अंतिम अवस्था है तो इसमें करा सकते हैं। इसके बाद इसका स्प्रे हम एक ब्लूम नाइट्रोकिंग का स्प्रे हम कराएंगे गोब अवस्था में, जब बालियाँ निकलना आरंभ हो जाएंगी। और जब बालियाँ निकल आएंगी 50%, इसके बाद हम फिर स्प्रे कराएंगे, जिससे हमारा जो बालियाँ हैं उनका भराव अच्छे से होगा और नुकसान कम से कम होगा। तो किसान साथियों, अब देखा हमने शुरुआती अवस्था में भूमि उपचार के रूप में हमने जीवामृत का प्रयोग किया, इसके बाद हमने पैडी स्पेशल का उपयोग किया है। तो इसके बाद में हमने यूप्रो का स्प्रे किया एक पार्ट में नाइट्रोकिंग ब्लूम का स्प्रे किया। तो आप विस्तृत खेती करें कई प्रोडक्ट के साथ में। जब ये आप 2-3 साल लगातार कर लेंगे, फिर आपको किसी एक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और उससे ही फसल आपकी
अच्छी होने लगेगी। जब खेत में आपके कार्बन की मात्रा में कुछ परसेंट बढ़ोतरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी खाद की मात्रा कम हो जाएगी। तो किसान साथियों, जब आप अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे बैक्टीरिया होंगे उसमें, तो हमारे खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो कार्बन का प्रतिशत भी बढ़ेगा। जब कार्बन का प्रतिशत बढ़ेगा तो यूरिया डीएपी की आवश्यकता अपने आप खत्म होने लगेगी। तो किसान साथियों, कई किसान साथी हमारे काली कलर से ज़्यादा प्यार करते हैं। किसान साथियों, उन्हें काला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। बगल वाले देखिए धान काली है तो तुरंत अपने धान में भी यूरिया डाल दिया, तुरंत काला कर दिया। जबकि जो प्राकृतिक रूप से कलर है वो नेचुरल कलर है, इस तरह का होना चाहिए जिस तरह की मेरी धान दिख रही है। किसान साथियों, उत्पादन आपको पीले धान में सबसे अच्छा मिलेगा। जो काली धान होगी उसमें आपको उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। काले धान में यूरिया ज़्यादा डालने की वजह से जितनी ज़्यादा काली होगी, जितने उड़ने वाले कीट हैं वो ज़्यादा आकर्षित होंगे, और जो पीली धान होगी कीट वहाँ जाने से बचेंगे। तो किसान साथियों, इस तरह आप धान की खेती करिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए। A to Z किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, आप किसी भी बायोकल्चर के बारे में, किसी भी तरह की जैविक खाद के बारे में, कैसे प्रयोग करना है, कहाँ करना है, किस अवस्था में कौन सी खाद का प्रयोग करना है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि हम लगातार जैविक खेती कर रहे हैं और हमने कई ट्रायल किए। लगभग हमें जैविक खेती करते करते किसान साथियों 16-17 साल हो गए हैं, और हमने जो जीवामृत का अपना नया मॉडिफाई वर्जन तैयार किया उसको भी प्रैक्टिकल करते करते हमें करीब 12-13 साल लगे। उसके बाद हमने अपनी विधि से तैयार किया हुआ, उसमें कई सारे अलग से हमने कुछ प्रोडक्टों को मिलाया, उसको मल्टीप्लाई किया, उसका रिजल्ट देखा। इसके बाद जिससे हमें हमारी कम मात्रा लगे और वन टाइम यूज रहे और अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें निरंतर मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बिना कठोर श्रम के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और खेती एक ऐसा विषय है, इसे यदि हम व्यावसायिक रूप में करेंगे तो हमें लाभ होगा, खेती के रूप में करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे और कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा किसान पीछे है, क्योंकि किसान किसानी के रूप में करता है। आप इसको व्यावसायिक रूप में लीजिए तो 100% आप सफल किसान बनेंगे, और जो अच्छी फार्मिंग करता है उसको फॉलो करिए। आप कोई दिक्कत हो बिना हिचक पूछिए, क्योंकि हम एक दूसरे से साथ में मिलकर, एक दूसरे से पूछ कर ही आगे बढ़ सकते हैं। और समाज में रहकर हम अगर साथ चलेंगे किसान साथियों, तो हम एक संभव कर सकते हैं। एक टीम के साथ काम करेंगे तो और अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है किसान साथियों, ज़्यादातर किसान साथियों को अच्छी जानकारी उपलब्ध कराना, जिससे हमारे जो किसान साथी हैं वो भी हमारी तरह अच्छी खेती कर पाएँ। इस तरह की सोच होनी चाहिए सभी के साथ में, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना चाहिए। यदि हम कुछ नया करते हैं तो हमें उसको आपके बीच में लाना चाहिए, जिससे आप भी सीख सकें। तो किसान साथियों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको अपनाकर आगे लाभ प्राप्त करेंगे।